हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आज फिर से एक बार लॉजिकल इंटेलेक्ट में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक मैं नया चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसे शॉर्ट में IBC 2016 भी कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है CA, CS और CMA के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये आपको 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से पहले इस कोड यानी कि इस एक्ट के आने से पहले हमारे देश में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के एक्ट थे, जिनको कि उन सबको कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया एक्ट निकाला है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आज हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 यानी कि IBC 2016 का क्विक रिवीजन करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे पेस के साथ या मेरा जो मोमेंटम है पढ़ाने का उसके साथ आप लोग जो है कोप अप करेंगे, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को, मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको अच्छी तरीके से आपको पुटअप कर सकूं और आपको समझा सकूं, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को एक क्विक रिवीजन इसका कर लें और ताकि आप इससे लाभान्वित हो सके और आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे जो है वो जो क्वेश्चन आपको आएंगे उसमें आप ठीक से उसको लिख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं IBC 2016 क्विक रिवीजन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, ये मेजरली 4 हिस्सों में डिवाइड हो रखा है। ये टोटल सेक्शन इसके अंदर हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 255। इट मीन्स द होल IBC 2016 runs from section 1 to section 255 and these sections are divided in 4 parts. सो इन फर्स्ट पार्ट जो है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक की बात करता है, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी में उसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं या और IBC के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि IBC क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पार्ट 2 में है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 77, जो कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉरपोरेट पर्सन की बात करता है। यानी कि सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 77 रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करता है, बट एक कॉरपोरेट पर्सन की। कॉरपोरेट पर्सन से हम समझते हैं कॉरपोरेट पर्सन क्या होता है, एक कंपनी होती है या एक LLP होती है। नॉर्मली ये जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, ये चार तरीके के एंटिटी की इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को रिजॉल्व करने के लिए कोड बनाया गया है, जिसमें 4 तरीके के लोग हैं। कंपनी है नंबर 1, जो कि चैप्टर सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 77 के अंदर है, और LLP है। यानी कि हम कॉरपोरेट पर्सन किसे कहेंगे, कॉरपोरेट पर्सन एक कंपनी होगी या एक LLP होगी। और उसके बाद आता है इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सेक्शन 78 से सेक्शन 187 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी की बात करता है इंडिविजुअल्स की और पार्टनरशिप फर्म की। तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 प्रिलिमिनरी हो गया। सेक्शन 4 से सेक्शन 77 इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉरपोरेट पर्सन हो गया। एंड देयर आफ्टर सेक्शन 78 से 187 हो गया इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन ऑफ एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म। और उसके बाद लास्ट में पार्ट 4 के अंदर सेक्शन 188 से सेक्शन 255 दिया हुआ है, जिसमें कि हम ये बात करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो 3 पिलर हैं मेन IBC के, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड थर्ड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इन तीनों को हम पढ़ते हैं सेक्शन 188 से लेकर के सेक्शन 255 में। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया IBC 2016 का, जिसको कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आगे चलते हैं और इसका क्विक रिवीजन करते हैं हम, ताकि आप इसको समझ सकें कि IBC क्या है।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब कोई आज हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो हम सिर्फ पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करता है ऑफ ए कॉरपोरेट पर्सन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉरपोरेट पर्सन का मतलब होता है एक कंपनी या एक LLP। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की बात करेंगे एक कॉरपोरेट पर्सन की। और कॉरपोरेट पर्सन मीन्स ईदर ए कंपनी और ए LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है और एक LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, और उसने किसी भी तरीके का लोन लिया हुआ है। दिस लोन कैन बी ऑफ 2 काइंड। वन इज़ क्या नाम है, फाइनेंशियल लोन और एन ऑपरेशनल लोन। फाइनेंशियल लोन ऐसा लोन होगा जो कि कॉरपोरेट डेटर यानी कि जो LLP होगी या जो कंपनी होगी वो किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लोन। और यदि कंपनी या LLP अगर किसी अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदती है या कोई सर्विसेज अवेल करती है तो उस तरीके का जो क्रेडिट होगा हम उसको बोलेंगे ऑपरेशनल डेट। और अगर कोई लोन लिया हुआ है किसी बैंक से हम उसको बोलेंगे फाइनेंशियल डेट। तो जब इस तरीके के किसी लोन लिए हुए किसी तरीके का लोन अगर किसी कॉरपोरेट पर्सन ने कोई लोन लिया हुआ है और वो उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो IBC के प्रोविज़न्स उस पर लागू हो सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि IBC के प्रोविज़न्स कैसे लगते हैं, ये कब ट्रिगर होता है। कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, एप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जैसे ही कोई डिफ़ॉल्ट अकर होगा, जैसे ही कोई डिफ़ॉल्ट होगा तो कॉरपोरेट जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको क्या नाम है, फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कंपनी खुद एक एप्लीकेशन देगी। द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी इज ट्रिगर्ड बाय अकरेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 12 ऑफ द कोड। Default means non-payment of debt when whole or any part of or installment of the amount of debt has become due and is not repaid by the corporate debtor company or LLP। जी हाँ, एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 12 ये कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस होगा वो कब ट्रिगर होगा, वो तब ट्रिगर होगा अगर कोई इंस्टॉलमेंट की पेमेंट अगर नहीं हुई है, किसी डेट की पेमेंट नहीं हुई है किसी कंपनी द्वारा या किसी LLP द्वारा, तब ये कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो ट्रिगर होगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट इज ₹1 करोड़ सेक्शन 4। हाउएवर अर्लियर दिस अमाउंट वाज 1 लाख रुपीज़ विच वाज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 1 करोड़ रुपीज़। यस, सेक्शन 4 ये कहता है कि मिनिमम डिफ़ॉल्ट जो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू शुड बी नॉट लेस देन 1 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है किसी लोन को रीपे करने में या उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने में और डिफ़ॉल्ट जो है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का है, तब ये IBC के प्रोविज़न जो है वो लागू हो जाते हैं और फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर एक एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विच इज़ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको वो एप्लीकेशन देगा कि ये जो मेरा डेटर है इसने मेरी पेमेंट का भुगतान नहीं किया है और इसको जो इसके अगेंस्ट जो IBC के प्रोविज़न लागू किए जाएं और हमारी पेमेंट दिलाई जाए। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर NCLT। आइए देखते हैं कि एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कैसे फाइल की जाएगी। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट डेटर बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बिफोर NCLT। जी हाँ, जब कोई कंपनी या LLP अपनी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करेगी तब कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी जा सकती है। ऐसा ये
एक्ट या ऐसा ये IBC 2016 कहता है। नेक्स्ट है हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। यस, सेक्शन 6 ये कहता है, सेक्शन 6 इस बात को डिस्क्राइब करता है कि वे कौन से लोग हैं जो कि IBC के प्रोसेस को, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। यानी कि ये एक्ट ये बताता है कि वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दे सकते हैं या एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट एन एप्लीकेशन and can file an application before the NCLT, and under 9 operational creditor can file an application before the NCLT, that is the adjudicating authority in this case, and a corporate debtor itself। जी हाँ दोस्तों, इस एक्ट की या इस कोड की खासियत ये है कि एक कॉरपोरेट डेटर यानी कि कंपनी खुद या LLP खुद जो है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, इफ़ इट इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट्स, देन द कॉरपोरेट डेटर इटसेल्फ कैन इनिशिएट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 बिफोर NCLT। तो हमने देखा कि सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 9 के अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर और सेक्शन 10 के अंदर कॉरपोरेट डेटर इटसेल्फ कैन इनिशिएट एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT for a resolution process against the corporate debtor। और कॉरपोरेट डेटर क्या होगा? या तो एक कंपनी होगी या एक LLP होगी। LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इनिशिएशन ऑफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7। तो अभी हमने देखा कि सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 9 के अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर और सेक्शन 10 के अंदर कॉरपोरेट डेटर इटसेल्फ कैन इनिशिएट एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ ए कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड कैन फाइल द एप्लीकेशन टू द NCLT। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि सेक्शन 7 में कैसे कैसे एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, सेक्शन 9 में कैसे एप्लीकेशन फाइल की जाएगी और सेक्शन 10 में कैसे एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 7 में एप्लीकेशन कैसे फाइल की जाएगी और उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो सेक्शन 7 ये कहता है, अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ईदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स or any other person on behalf of financial creditor may file an application। yes, सेक्शन 7 ये कहता है कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने किसी LLP को या किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है और वो लोन की अमाउंट या उस डिफ़ॉल्ट की अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तब वो फाइनेंशियल क्रेडिटर मीन्स कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसने कॉरपोरेट डेटर को यानी कि कंपनी को लोन दिया हुआ है और उस लोन में एक डिफ़ॉल्ट आ जाता है, यानी कि वो जो कॉरपोरेट डेटर है वो अपना लोन नहीं रीपे कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट एन एप्लीकेशन। अब वो एप्लीकेशन जब फाइल करेगा तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेगा? ही विल यूज़ द फॉर्म नंबर 1 एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल 2016। और फीस कितनी पे करनी पड़ेगी? 25,000 की फ़ीस उसको पे करनी पड़ेगी और फॉर्म नंबर 1 यूज़ करेगा। और आगे देखते हैं क्या है इसमें। डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। वो डॉक्यूमेंट्स जो कि एप्लीकेशन के साथ फाइल किए जाएंगे वो होंगे रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट। रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड जो कि डिफ़ॉल्ट का एविडेंस होगा, यानी कि जो EMI है बैंक की या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो EMI है वो जो बाउंस हुई है उसका जो डिफ़ॉल्ट होगा, उसका जो एविडेंस होगा, जो कि बैंक के पास भी होगा और जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास भी होगा, उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, नेम ऑफ द प्रपोज्ड इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यस, at the time of filing of the application before NCLT,
द फाइनेंशियल क्रेडिटर विल प्रपोज अ नेम ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी प्रपोज करेगा। नंबर 3, इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन मेड बाय IBBI। जी हाँ, और कोई इंफॉर्मेशन जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बताई हो, वैसी इंफॉर्मेशन या उस तरह की इंफॉर्मेशन भी फाइनेंशियल क्रेडिटर NCLT को देगा, वो जिस समय वो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 जो है वो फाइल कर रहा होगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, यानी कि एज सून एज द एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर बिफोर NCLT, हाउ NCLT विल एडमिट द एप्लीकेशन। लेट अस सी दैट एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय NCLT। जी, द NCLT विल एडमिट द एप्लीकेशन, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। वो ये कहता है कि NCLT एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा इफ़ डिफ़ॉल्ट हैज़ अकर्ड। जी हाँ, यदि डिफ़ॉल्ट वास्तव में हुआ है, यानी कि कॉरपोरेट डेटर ने पेमेंट नहीं करी है और डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तो NCLT एप्लीकेशन एडमिट कर लेगा। क्लॉज नंबर 2, देखिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जितनी कंडीशंस दी हुई हैं, ये सारी कंडीशंस फाइनेंशियल क्रेडिटर को फुलफ़िल करनी पड़ेगी इफ़ ही वांट्स टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर NCLT। सो द कंडीशन नंबर 2 इज़ एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट। जी हाँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 फाइल किया था फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन बिफोर NCLT, इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि जो एप्लीकेशन होगी वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। नंबर 3 कंडीशन, नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट प्रपोज्ड IRP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जी हाँ, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम फाइनेंशियल क्रेडिटर ने प्रपोज किया था, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए वो रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल जो है, ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके अगेंस्ट ICAI के थ्रू किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो केस है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अगर वो एक कंपनी सेक्रेटरी है, अगर वो CS है, तो उसके अगेंस्ट ICSI में जो है वो किसी तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो यदि ये तीनों बातें ही फुलफ़िल होती हैं तो NCLT एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा। सो NCLT विल एसरटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड इन्फॉर्म द फाइनेंशियल क्रेडिटर विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज़। जी हाँ, अगर ये तीनों ही कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो NCLT एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा और वो ये भी चेक करेगा कि डिफ़ॉल्ट एक्चुअल में हुआ है, और वो NCLT एप्लीकेशन को एडमिट करने के बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज़ वो फाइनेंशियल क्रेडिटर को बता देगा कि मैंने आपकी एप्लीकेशन एडमिट कर ली है। ऐसी जानकारी NCLT फाइनेंशियल क्रेडिटर को दे देगा। एंड द डे व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, CIRP, उसी दिन से शुरू हो जाता है। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट कर ली, CIRP का प्रोसेस उस दिन ही शुरू हो जाएगा। CIRP का प्रोसेस मतलब इसकी फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो द डे when the application is admitted by NCLT, the CIRP start with effect from that day itself. Initiation of corporate insolvency resolution process by operational creditor under section 8 and under section 9. जी हाँ, हमने देखा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर किस तरीके से अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है पेमेंट में, उसकी EMI की पेमेंट में अगर किसी तरीके का डिफ़ॉल्ट हो जाता है और डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है,
तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो उसके अगेंस्ट सूट ला सकता है अंडर IBC 2016 में कॉरपोरेट डेटर के अगेंस्ट। अब हम देखेंगे कि एक ऑपरेशनल क्रेडिटर किस तरीके से एक IBC में एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर विल रेज अ डिमांड नोटिस ऑन कॉरपोरेट डेटर द कॉपी ऑफ इनवॉइस थ्रू विच मटेरियल वॉज सप्लाइड और द सर्विस वॉज रेंडर्ड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। जी हाँ, एप्लीकेशन जो कॉरपोरेट जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा जो एप्लीकेशन इनिशिएट करेगा वो करेगा सेक्शन 9 में। बीच में सेक्शन 8 कोई और बात कहता है। सेक्शन 8 ये कहता है कि बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 9 द ऑपरेशनल क्रेडिटर will these following acts before submission of the application to the NCLT। सेक्शन 8 के अंदर वो ये काम करेगा। क्या क्या काम करेगा वो आइए देखते हैं। ऑन रिसीट ऑफ डिमांड फ्रॉम ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉरपोरेट डेटर में इन्फॉर्म हिम एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो होगा जब वो एप्लीकेशन इनिशिएट करने वाला होगा उससे पहले वो कॉरपोरेट डेटर को इनवॉइस की कॉपी भेजेगा जिसके थ्रू उसने मटेरियल सप्लाई किया था या जिसके थ्रू उसने सर्विसेज रेंडर करी थी ऑपरेशनल कॉरपोरेट डेटर को। जब कॉरपोरेट डेटर को वो कॉपी मिलेगी इनवॉइस की जिसके थ्रू मटेरियल सप्लाई किया गया था या जिसके थ्रू सर्विसेज रेंडर हुई थी, उस वक्त ऑपरेशनल क्रेडिटर इसको ऑपरेशनल क्रेडिटर जो हो कॉरपोरेट डेटर जो होगा वो ऑपरेशनल क्रेडिटर को ये चीज़ इन्फॉर्म कर सकता है। क्या इन्फॉर्म कर सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूट, कि देखिए आपके और मेरे बीच में इस माल को लेकर के या इस मटेरियल को लेकर के या ये सर्विसेज जो आपने हमें रेंडर करी थी इसके लेकर के कोई डिस्प्यूट है। और record of pendency of the suit or arbitration proceedings filed before the receipt of such invoice or invoice in relation to such dispute। जी हाँ, वो ये भी बता सकता है, कॉरपोरेट डेटर ये भी कह सकता है उसको कि देखिए आपने ये आपने इनवॉइस की कॉपी तो भेजी है लेकिन ये इनवॉइस की कॉपी पाने से पहले मेरे और आपके बीच में एक डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चल रहा है, इसलिए लिहाजा हम अभी इसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट। या फिर वो क्या बताएगा कि एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट। मान लीजिए कि कॉरपोरेट डेटर ने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है ऑपरेशनल क्रेडिटर को, तो इस स्थिति में वो एविडेंस भेज देगा उसको कि देखिए इस इनवॉइस की या इस बिल की पेमेंट जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो सेक्शन 8 और 9 में हमने ये देखा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर किस तरीके से इनिशिएट करेगा एप्लीकेशन, एंड बिफोर इनिशिएटिंग द एप्लीकेशन टू द NCLT what he will do or what the operational creditor will do before filing the application to the NCLT, and in response of operational creditor the corporate debtor उसमें और क्या क्या कह सकता है या अपना पक्ष किस तरीके से रख सकता है, अपना पक्ष किस तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, वो चीज़ें भी हमने यहाँ पे देख ली। कॉरपोरेट डेटर नीड्स टू रिप्लाई विद इन 10 days ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड। जी हाँ, जब कॉरपोरेट डेटर को सेक्शन 8 के अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर एक डिमांड रेज करेगा, इनवॉइस की कॉपी भेजेगा कि मैंने आपको ये फलां मटेरियल सप्लाई किया था या मैंने आपको सर्विसेज रेंडर करी थी, तो कॉरपोरेट डेटर के पास 10 दिन का समय होगा कि वो उसका जवाब दे सकता है। On receipt of notice of demand from operational creditor, the corporate debtor needs to reply within a period of 10 days। तो वो 10 दिन के अंदर कॉरपोरेट डेटर जो है वो रिप्लाई दे सकता है, उसके पास 10 दिन का समय होगा।
If he does not reply quoting the reasons as mentioned above, the operational creditor will file application with NCLT for initiation of a corporate insolvency resolution process under section 9। जी हाँ, अगर इन 10 दिनों में ऑपरेशनल क्रेडिटर को कोई जवाब नहीं मिलता है कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से, तब वो अंडर सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 के अंदर जो है वो NCLT को एप्लीकेशन फाइल कर देगा। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 9। जी हाँ, द ऑपरेशनल क्रेडिटर विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP बिफोर NCLT। जी हाँ, 10 दिन इंतज़ार करने के बाद इफ़ ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर देन ही विल फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द NCLT। और जो NCLT को वो फाइल देगा, वो जो एप्लीकेशन फाइल करेगा वो फॉर्म नंबर 5 में फाइल करेगा। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि ऑपरेशनल क्रेडिटर जब एप्लीकेशन अपनी फाइल करेगा तो इंसॉल्वेंसी एंड IBC 2016 रूल 2016 के अंदर जो फॉर्म नंबर 5 दिया हुआ है उसके थ्रू वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा। फ़ीस 2000 रुपीज़ उसमें प्रेस्क्राइब की गई है, 2000 रुपये की वो फ़ीस देगा। एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन वो ये दी हुई हैं। नंबर 1, रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट। रिकॉर्ड या एविडेंस जो होगा डिफ़ॉल्ट का उसकी कॉपी वो देगा। और ये रिकॉर्ड या एविडेंस कहाँ से आएगा उसके पास? वो आएगा, मान लीजिए कि उसने कॉर्पोरेट डेटर ने उसको इनवॉइस के अगेंस्ट या जो मटेरियल सप्लाई किया था उसके अगेंस्ट कोई चेक दिया था पेमेंट के लिए और वो चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंसिंग का जो एविडेंस होगा वो डिफ़ॉल्ट होगा। या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने जो बिल या इनवॉइस रेज करी थी कॉर्पोरेट डेटर पे, उसकी पेमेंट ना होने पे जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास होगा वो रिकॉर्ड यहाँ पे लगाया जाएगा। नंबर 2, नेम ऑफ प्रपोज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जी हाँ, एक प्रोफेशनल इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी वो प्रपोज करेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर। नंबर 3, एनी अदर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन मेड बाई IBBI। जी हाँ, जो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, अगर उसके द्वारा कोई और डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है विच इज़ टू बी फाइल्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन बिफोर NCLT, तब ऑपरेशनल क्रेडिटर वो भी फाइल करेगा। तो आइए इसको सम अप करते हैं और देखते हैं कि अंडर सेक्शन 9 क्या क्या चीज़ें लगानी होंगी। फॉर्म नंबर 5 होगा, फ़ीस 2000 रुपये की होगी, डॉक्यूमेंट्स जो अटैच होंगे वो होंगे रिकॉर्ड या एविडेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट, नेम ऑफ प्रपोज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, प्रपोज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना होगा, और एनी अदर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन मेड बाय IBBI। और IBBI ने अगर कोई और डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब किया है तो उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय NCLT। अब NCLT अपनी ये जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 दी जाएगी उसको कैसे एडमिट करेगा? लेट अस सी। द NCLT विल एडमिट द एप्लीकेशन इफ़, NCLT एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा यदि डिफ़ॉल्ट हैज़ अकर्ड, यदि डिफ़ॉल्ट हुआ है तो, एंड एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट, यदि एप्लीकेशन कंप्लीट है, एंड नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट प्रपोज IRP। जी हाँ, यदि जो नाम दिया गया है प्रपोज IRP का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, यदि उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन कंप्लीट है और डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो NCLT एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा। NCLT विल एसरटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड इन्फॉर्म द ऑपरेशनल क्रेडिटर विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज़। जी हाँ, NCLT 14 दिन का समय लेगा एप्लीकेशन आने के बाद। आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन विद NCLT will take 14 days time and will inform the operational creditor that the application has been admitted by the NCLT. CIRP will start with effect from the date of admission of application। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी, यानी कि जिस दिन एप्लीकेशन
NCLT द्वारा एडमिट कर ली जाएगी, CIRP का प्रोसेस उसी दिन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन 10। जी हाँ दोस्तों, अंडर सेक्शन 10 में किस तरीके से कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन इनिशिएट करेगा, आइए इसको देखते हैं। वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर हैज़ कमिटेड अ डिफ़ॉल्ट, a corporate applicant thereof may file an application for initiating corporate insolvency resolution process। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई कंपनी या कोई LLP अपनी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो जाती है, या वो पेमेंट फाइनेंशियल डेट से संबंधित है या वो पेमेंट ऑपरेशनल डेट से संबंधित है, और उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाता है और डिफ़ॉल्ट की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो कंपनी खुद या LLP खुद, जिसे कि हम कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं IBC 2016 में, वो अंडर सेक्शन 10 के अंदर वो खुद भी अपने कॉर्पोरेट अपनी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है। और वो क्या क्या करेगा अपनी एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, आइए देखते हैं। फॉर्म नंबर 6 अप्लाई करेगा, वो फॉर्म नंबर 6 को फिल करेगा और भरेगा और देगा। फीस 25,000 पे करेगा एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। और जिस वक्त वो अपनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 में फाइल कर रहा होगा तो उस समय वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा, आइए उसे देखते हैं। नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। जी हाँ, कॉर्पोरेट डेटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होंगी उस कंपनी की और दूसरे कोई डॉक्यूमेंट होंगे उसको, उसकी कॉपी अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएगा। नंबर 2, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल। जी हाँ, जो उसके लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होंगे, उसकी जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, उसकी एक कॉपी भी सबमिट करेगा। नंबर 3, नेम ऑफ प्रपोज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जी हाँ, जैसा कि हमने देखा था सेक्शन 7 में, सेक्शन 9 में, सेम उसी तरीके से सेक्शन 10 के अंदर भी कॉर्पोरेट डेटर जो होगा वो एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज करेगा NCLT को। नंबर 4, द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर और द रेजोल्यूशन पास्ड बाय एट लीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कंपनी और LLP। जी हाँ, आगे जो डॉक्यूमेंट लगाया जाएगा उसके अंदर वो शेयर होल्डर द्वारा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हुआ होगा, एक वो लगाया जाएगा, और 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। या फिर अगर वो LLP है, यदि वो कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और यदि वो LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तब 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे वो रेजोल्यूशन को पास करेंगे। यानी कि 75% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द LLP विल साइन द रेजोल्यूशन, एंड इन केस ऑफ इट इज़ ए कंपनी, ए स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी पास्ड बाय द कंपनी। सो हमने ये देखा कि सेक्शन 10 के अंदर किस तरीके से एक कॉर्पोरेट डेटर खुद अपनी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आइए देखते हैं सेक्शन 10 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को कैसे एडमिट करेगी। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विल एडमिट द एप्लीकेशन इफ डिफ़ॉल्ट हैज़ अकर्ड। जी हाँ, यदि डिफ़ॉल्ट हुआ है तो, एंड एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट। जी हाँ, यदि एप्लीकेशन कंप्लीट है, एंड नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट प्रपोज्ड IRP। जी हाँ, ये तीनों बातें या तीनों कंडीशन उसी तरीके से हैं जैसे कि सेक्शन 7 में, सेक्शन 9 में दी हुई हैं, उसी तरीके से सेक्शन 10 में है। उसका मतलब ये है कि अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है और डिफ़ॉल्ट की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है, एप्लीकेशन कंप्लीट है यानी कि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट नहीं है, और जो प्रपोज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। NCLT will ascertain the existence of default and inform the corporate debtor within a period of 14 days। जी हाँ, NCLT डिफ़ॉल्ट को
एसरटेन करेगा और अगले 14 दिनों में, एप्लीकेशन देने के बाद अगले 14 दिनों में वो कॉर्पोरेट डेटर को इन्फॉर्म कर देगा कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो एडमिट हो गई है। CIRP विल स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सेक्शन 7 में, जैसा कि सेक्शन 9 में, इसी तरीके से सेक्शन 10 के अंदर CIRP उसी दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। However, if any of above condition is not fulfilled, the NCLT will reject the application, but before rejecting the application, give a notice to the applicant to rectify the defect within a period of 7 days. जी हाँ, मान लीजिए जैसा कि हमने सेक्शन 7 में पढ़ा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करेगा, सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करेगा, और सेक्शन 10 के अंदर कॉर्पोरेट डेटर किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करेगा। और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो NCLT उन सभी लोगों को, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को, ऑपरेशनल क्रेडिटर को और कॉर्पोरेट डेटर को 7 दिन का पीरियड देगा कि आप अपनी एप्लीकेशन में जो डिफेक्ट है उसको दूर कर लीजिए। यानी कि बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन द NCLT विल गिव अ 7 days टाइम टू ऑल दीज 3 persons who can initiate the corporate insolvency resolution process. टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सेक्शन 12। जी हाँ, सेक्शन 12 क्या कहता है, आइए देखें। सेक्शन 12 ये कहता है कि द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 180 days। जी हाँ, सेक्शन 12 ये कहता है कि जो जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी उसके अगले 180 दिनों के अंदर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। However, if CIRP is not completed within 180 days, the adjudicating authority will give a one-time extension of 90 days to complete the process। जी हाँ, यदि 180 days के अंदर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक वन टाइम एक्सटेंशन देगा और वो वन टाइम एक्सटेंशन सिर्फ 90 दिन का होगा। तो टोटल CIRP जो चल सकता है वो कितने दिनों तक चल सकता है, 180 days एंड 90 days, यानी कि 270 दिनों तक CIRP का प्रोसेस चल सकता है। और एक कंडीशन है कि CIRP जो है वो, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो 270 दिन के अंदर मैक्सिमम ख़त्म हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 12A क्या कहता है। सेक्शन 12A विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। जी हाँ, सेक्शन 12A एप्लीकेशन को विड्रॉ करने की बात करता है। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। जी हाँ, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। मान लीजिए कि सेक्शन 9 में और सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर द्वारा या सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर कोई सेटलमेंट हो जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर का कॉर्पोरेट डेटर के साथ, तो इस सूरत में या इस स्थिति में फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकता है। वो सेक्शन 12 इस चीज़ की बात करता है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में अलाउ द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10 ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट विद द अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर। जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि एप्लीकेशन एडमिट हो जाने के बाद भी सेक्शन 12A के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन इफ़, यदि ऐसा कब होगा जब एप्लीकेशन विड्रॉ की जाएगी, यदि 90% वोटिंग शेयर के साथ कमेटी ऑफ क्रेडिटर इस बात को अप्रूव कर देती है कि एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया जाए, तो सेक्शन 12A के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर विल फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल may give his approval for withdrawal of the application।
आइए आगे चलते हैं और देखते हैं सेक्शन 13 क्या कहता है। सेक्शन 13 डिक्लेरेशन बाय एनसीएलटी। मान लीजिए ये एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हुई, सेक्शन 12A को हम छोड़ देते हैं और इन नॉर्मल कोर्स एप्लीकेशन सेक्शन 7 में, 9 में या 10 में एडमिट हो गई है। उसके बाद एनसीएलटी क्या करेगा? डिक्लेरेशन बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी ये चीज़ें डिक्लेयर कर देगा। नंबर 1 डिक्लेयर ऑफ मोराटोरियम। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक मोराटोरियम की घोषणा कर देगा। ये मोराटोरियम क्या होता है? मोराटोरियम उतने दिनों तक चलता है जितने दिनों तक CIRP चलता है। द मोराटोरियम रन्स फॉर द पीरियड फॉर विच द CIRP गोज, या जितने दिनों तक CIRP चलता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चलता है, उतने दिनों तक ही मोराटोरियम चलता है। और मोराटोरियम का मतलब होता है कि जितने दिनों तक CIRP चल रहा है, कॉर्पोरेट डेटर को किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए और जो ये रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर लिया जाए। इसलिए उस मोराटोरियम पीरियड में कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई भी नया सूट या नया वाद नहीं दायर किया जा सकता। नंबर 2 कॉज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। जी हाँ, एनसीएलटी कहेगा एक पब्लिक अनाउंसमेंट देने के लिए। जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा और लोगों से उनके क्लेम मांगेगा कि आइए आप अपने क्लेम लॉन्च कीजिए कि आपको इस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कितना कितना पैसा आपका बनता है। एंड नंबर 3 अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो एनसीएलटी उसका अपॉइंटमेंट कर देगा। मोराटोरियम सेक्शन 14। अभी हमने देखा था कि एनसीएलटी एक मोराटोरियम की घोषणा कर देता है। मोराटोरियम क्या होता है आइए इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने मोराटोरियम को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग उस वीडियो को रेफ़र कर दीजिएगा और देखते हैं कि मोराटोरियम क्या होता है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल प्रोहिबिट द फॉलोइंग, नेमली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ CIRP। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो एक मोराटोरियम की घोषणा कर देगी। और मोराटोरियम क्या होता है वो सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के अंदर है। आइए देखते हैं क्या है ये। इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूएशन प्रोसीडिंग्स ऑफ सूट्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन कोर्ट ऑफ लॉ। जी हाँ, जिस समय CIRP चल रहा होगा उस समय कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट किसी भी तरीके का नया सूट या किसी तरीके का नया वाद नहीं दायर किया जा सकता या किसी जजमेंट या डिक्री को पास नहीं कराया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, एलिनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर ऑफ इट्स एसेट्स, लीगल राइट्स एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। जी हाँ, जिस समय CIRP चल रहा होगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा होगा, कॉर्पोरेट डेटर को कोई राइट नहीं होगा कि वो अपनी किसी भी तरीके के एसेट्स को बेच सके, अपने किसी भी लीगल राइट को बेच सके या अपने किसी भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट को डाइल्यूट कर सके। नंबर 3 एनी एक्शन अंडर सरफेसी एक्ट 2002। जी हाँ, जिस समय ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा होगा, CIRP का प्रोसेस चलेगा, ड्यूरिंग दैट पीरियड सरफेसी एक्ट के जितने प्रोविज़न होंगे दैट विल ऑल्सो रिमेन सस्पेंडेड। यानी कि उस समय भी सरफेसी एक्ट के अंदर जो भी प्रोविज़न्स होते हैं वो भी लागू नहीं किए जा सकते कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। देखिए ये लेजिस्लेचर की इंटेंट क्यों है ये मोराटोरियम लाने की। मोराटोरियम लाने की लेजिस्लेचर की इंटेंट ये है, यानी कि ये एक्ट बनाते समय मोराटोरियम का ध्यान इसलिए रखा गया कि देखिए एट द टाइम ऑफ CIRP जो कॉर्पोरेट डेटर है वो तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उसकी कंपनी परेशान है, वो लोन नहीं पे कर पा रही है, अपनी EMI नहीं भर पा रही है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ CIRP उसको और किसी तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और ये जो CIRP का प्रोसेस है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसलिए इस मोराटोरियम का क्लॉज इसमें डाला गया है। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं क्लॉज 4 क्या कहता है। रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज़ ऑक्यूपाइड बाय और इन पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। जी हाँ, मान लीजिए जिस समय CIRP चल रहा है और कॉर्पोरेट डेटर के पास किसी और कंपनी की कोई प्रॉपर्टी पोजीशन में है तो उस समय वो कंपनी उस कॉर्पोरेट डेटर को प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए नहीं कह सकती। तो ये 4 कंडीशन है मोराटोरियम की जो ये कहती हैं कि जिस वक्त CIRP चल रहा होगा
मोराटोरियम लगा दिया जाएगा और उस समय पे किसी और तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े कॉर्पोरेट डेटर को, यानी कि कंपनी को या एलएलपी को, इसलिए इस मोराटोरियम क्लॉज को इसमें लगाया गया है। पब्लिक अनाउंसमेंट अंडर सेक्शन 15, जी हाँ, जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी तो मोराटोरियम की घोषणा हो जाएगी। मोराटोरियम की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। पब्लिक अनाउंसमेंट कुछ नहीं होता, पब्लिक अनाउंसमेंट एक तरीके का नोटिस होता है जो कि न्यूज़पेपर में छापा जाता है और ये बताया जाता है कॉमन पब्लिक को या आम जनता को या आम आदमी को कि देखिए ये कंपनी जो है वो CIRP के प्रोसेस के अंदर चल रही है, CIRP के अंडर है। किसी का भी अगर कोई क्लेम है इस कंपनी के अगेंस्ट तो वो अपना क्लेम जो है वो आकर के लॉज करा सकता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। सेक्शन 16 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो हमने अभी पहले पढ़ा कि जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है, यानी कि NCLT जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट कर लेती है, वो 3 चीज़ें करती है। सेक्शन 14 में वो मोराटोरियम की घोषणा कर देती है। सेक्शन 15 में वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट की घोषणा कर देती है कि पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाए। और सेक्शन 16 के अंदर वो एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या एक कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उसको अपॉइंट कर लेती है। जो कि इनिशियल होता है वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहलाता है, जो कि शुरुआती दिनों के लिए आता है, उसको बाद में बदला भी जा सकता है। वो हम बाद में देखेंगे कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कैसे बाद में बदल सकती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। आगे है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22। The IRP shall, after collation of all claims received against the corporate debtor and determination of financial position of the corporate debtor, constitute a committee of creditor। जी हाँ, जब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर को गठित करता है या उसका कॉन्स्टिट्यूशन करता है जिसके अंदर सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। द कमेटी shall comprise of all financial creditors of the corporate debtor। जी हाँ, फाइनेंशियल कंपनी के अंदर उस कॉर्पोरेट डेटर के जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और उसने 4 बैंकों से लोन लिया हुआ है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। इन 4 बैंक से कॉर्पोरेट डेटर ने लोन लिया हुआ है और उन चारों में वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है या वो किसी 2 में डिफ़ॉल्ट कर जाती है या किसी 3 की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाती है। तो जिस वक्त कमेटी ऑफ क्रेडिटर का गठन होगा या जिस वक्त कमेटी ऑफ क्रेडिटर का फॉर्मेशन होगा उस समय जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं यानी कि ये चारों बैंक, वो सारे ही उस कमेटी के मेंबर होंगे। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर शैल हेल्ड विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC। जी हाँ, जिस दिन COC का फॉर्मेशन होगा, द डे व्हेन द COC इज फॉर्म्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर विल बी हेल्ड। जी हाँ, 7 दिनों के अंदर जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर का फॉर्मेशन होने के अगले 7 दिनों के अंदर उनकी पहली मीटिंग करा देगा। द COC मे इन देयर फर्स्ट मीटिंग बाय मेजॉरिटी वोट नॉट लेस देन 66% ईदर रिजॉल्व टू अपॉइंट द IRP एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिप्लेस द IRP विद एन अदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जी हाँ, जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर की पहली मीटिंग होगी तब कमेटी ऑफ क्रेडिटर उस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मान लेंगे या उस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बदल करके नया इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी ला सकते हैं और ये काम वो अपने 66% वोट के द्वारा करेगी। तो यानी कि सेक्शन 21 और सेक्शन 22 ये कहता है कि COC का फॉर्मेशन होगा। COC का फॉर्मेशन होने के बाद अगले 7 दिनों में उनकी पहली मीटिंग हो जाएगी और उस मीटिंग में उस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही या तो कंटिन्यू किया जाएगा या नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लाया जाएगा। ऐसा डिसीजन कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66% के साथ करेगी। रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन 28, सेक्शन 29, 30 and 31। The resolution professional will prepare an information memorandum for formulating a resolution plan। जी हाँ, ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो एक
प्लान तैयार करेगा, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करेगा फॉर्मुलेटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान। वो देखेगा कि किस तरीके से कंपनी को उसकी इंसॉल्वेंसी से बाहर लाया जा सकता है, उस तरीके का एक वो प्लान तैयार करेगा। नंबर 2, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल इनिशिएट अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, विल इनवाइट अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट some other entity to submit a resolution plan based on the information memorandum prepared by resolution professional। जी हाँ, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि ये जो CIRP है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये जो IBC 2016 के अंदर दिया हुआ है, ये लिक्विडेशन की बात करता ही नहीं है। ये कहता है कि पहले पूरे प्रयास किए जाएंगे कंपनी को किसी भी तरीके से दोबारा रीस्ट्रक्चर करने के, यानी कि कंपनी अपनी इंसॉल्वेंसी से बाहर आ सके, उसके भरसक प्रयत्न किए जाएंगे, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। उसके लिए जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो एक प्लान तैयार करेगा और वो किसी दूसरी कंपनी को इनवाइट करेगा कि आइए आप आकर के इस कंपनी के इतना % स्टेक ले लीजिए, या इस कंपनी की को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, या इस कंपनी को अपने में मर्ज करा लीजिए, ताकि आप इस कंपनी को आप इसका पुनरुद्धार कर सकें, यानी कि इस कंपनी को दोबारा जीवित कर सकें। आइए एक एग्जाम्पल की तरह इसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो हम कॉर्पोरेट डेटर की बात कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट डेटर है यानी कि वो डिफ़ॉल्टिंग एंटिटी है। डिफ़ॉल्टिंग एंटिटी मीन्स वो कंपनी या वो LLP जो डिफ़ॉल्ट हो गई है, अपनी EMI नहीं दे पा रही है, वो डिफ़ॉल्ट हो गई है और वो अपनी EMI नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए उस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, और XYZ लिमिटेड के अगेंस्ट CIRP के प्रोसेस शुरू हो गए। CIRP के प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट हो गया। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस तरीके की कोशिश करेगा कि इस कंपनी को दोबारा पुनर्जीवित करना है, इस कंपनी को दोबारा से खड़ा करना है, इसकी जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। तो वो क्या करेगा ऐसी स्थिति में, वो एक दूसरी कंपनी को इनवाइट करेगा। इस कंपनी का नाम जो डिफ़ॉल्ट हो गई है उसका नाम है XYZ लिमिटेड, मान लीजिए वो दूसरी कंपनी को इनवाइट करता है और उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ABC लिमिटेड को इनवाइट करेगा और कहेगा कि देखिए ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है, ये इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और ये इसके लोन्स की स्थिति है जिसको ये रीपे नहीं कर पा रही है। तो ABC लिमिटेड जो दूसरी कंपनी होगी वो आकर के इस कंपनी को टेक ओवर कर सकती है या इस कंपनी को अपने में मर्ज करा सकती है। इस तरीके से एक नया एक प्लान तैयार किया जाएगा जिस तरीके से कि उस कंपनी को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके। Thereafter, RP will submit a resolution plan to Committee of Creditor for its approval by not less than 66% of voting share of financial creditor। जी हाँ, जब ये रेजोल्यूशन प्लान तैयार हो जाएगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ जाएगा, यानी कि कोई नई कंपनी आ जाएगी जो कि उसके इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए कोई प्लान तैयार हो जाएगा, तब वो प्लान कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पास रखा जाएगा। और यदि कमेटी ऑफ क्रेडिटर उसको कम से कम 66% वोटिंग शेयर्स से अप्रूव कर देते हैं तो वो प्लान अप्रूव्ड माना जाएगा। और वो प्लान मान लेने के बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा उस प्लान को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत कर देगा। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जी हाँ, जब ये प्लान यानी कि रेजोल्यूशन प्लान 66% वोटिंग शेयर के साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर अप्रूव कर देते हैं तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वो उस रेजोल्यूशन प्लान को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भेज देगा। द NCLT विल डिसाइड द आउटकम ऑफ द केस। जी हाँ, जब ऐसा रेजोल्यूशन प्लान बना दिया गया और वो जब बना करके NCLT को भेज दिया गया, तब NCLT उसको केस को देखेगी और उसको समझेगी और फिर डिसाइड करेगी कि एप्लीकेशन यानी कि इस प्लान को अप्रूव किया जाए या ना किया जाए। The adjudicating authority may by order approve the resolution plan and the moratorium period ends here. However, before passing any order for approval of resolution plan, NCLT will satisfy that resolution plan has provisions for its effective implementation। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है
कि जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा बना करके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दे दिया जाएगा, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने से पहले ये सेटिस्फाई कर लेगी और इस बात की ताकीद कर लेगी कि जितने भी इसमें प्रोविज़न हैं वो सारे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। यानी कि जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट द्वारा और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा जो पुटअप किया गया है या जो फाइल किया गया है एनसीएलटी को, उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। इस बात को एनसीएलटी पहले देखेगा, चेक करेगा और उसके बाद अगर वो सही पाता है एनसीएलटी कि हाँ ये एप्लीकेशन, ये रेजोल्यूशन प्लान काम करेगा, इस तरीके से कंपनी को पुनर्जीवित किया जा सकता है, कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया जा सकता है, तो वो एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा और उस प्लान को एडमिट कर लेगा। और जिस दिन ये प्लान एडमिट हो जाएगा और ये सूचना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दी जाएगी, उसी दिन मोराटोरियम का अंत हो जाएगा। जो मोराटोरियम सेक्शन 14 के अंदर लगा था वो यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाएगा। If the resolution plan is not approved by the adjudicating authority, it will pass a liquidation order। जी हाँ, मान लीजिए वो जो प्लान तैयार करके दिया था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने, अगर वो प्लान एनसीएलटी अप्रूव नहीं करती है तो एनसीएलटी जो है वो ये डिक्लेयर कर देगी या ये ऑर्डर पास कर देगी कि कंपनी जो है वो रिवाइव नहीं की जा सकती, कंपनी का रेजोल्यूशन, कंपनी का इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो सकती, कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती, एंड इट विल पास ए लिक्विडेशन ऑर्डर। और वो लिक्विडेशन के ऑर्डर पास कर देगी कि कंपनी को अब लिक्विडेट किया जाए। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल एक्ट एज ए लिक्विडेटर। जी हाँ, ऐसी स्थिति में जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, अगर कंपनी लिक्विडेशन के लिए चली जाती है या एनसीएलटी ये ऑर्डर पास कर देती है कि कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दिया जाए, तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा वो एक लिक्विडेटर का काम करेगा। रिजेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान एंड लिक्विडेशन ऑर्डर। सेक्शन 33 इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड or the maximum period permitted for completion of the corporate insolvency resolution process under section 12 or the fast track corporate insolvency resolution process under section 56 as the case may be, does not receive a resolution plan under subsection 6 of section 30 or rejects the resolution plan under section 31 for the non compliance of the requirement specified therein, it shall pass an order requiring the corporate debtor to be liquidated in the manner as laid down in this chapter, issue a public announcement stating that the corporate debtor is in liquidation and require such order to be sent to the authority with which the corporate debtor is registered। जी हाँ, यदि सेक्शन 33 ये कहता है कि यदि 180 डेज़ या मैक्सिमम 270 डेज़ के अंदर अगर कोई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं मिलता है जो सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, या सेक्शन 56 जो कि फास्ट ट्रैक मर्जर की बात करता है, अगर उसके अंदर भी कोई रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को नहीं मिल पाता है, तो एनसीएलटी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। Reject the resolution plan under section 31 for non-compliance of the requirement specified therein, it shall। तब वो क्या करेगा, NCLT यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको प्लान को रिजेक्ट कर देगा और वो इस बात को ऑर्डर कर देंगे, NCLT एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाइंडिंग अप के ऑर्डर इशू कर देंगे कि कंपनी को अब जो है लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर डाल देना चाहिए। और वो ये भी ऑर्डर करेंगे कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि ये कंपनी जो है अब लिक्विडेट होने वाली है, यानी कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप होने वाला है। और वाइंडिंग अप होने से पहले और वाइंडिंग अप होने के बाद उस आरओसी को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए जिसके पास वो कंपनी या वो कॉरपोरेट डेटर रजिस्टर्ड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। थैंक यू।